प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम जानते हैं आजकल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे में हमारे वो किसान भाई जिनके खेतों में बारिश का पानी भरता है, वो जल निकास की उचित व्यवस्था करें, वरना उनकी खड़ी फसलें गिर जाएंगी और उनको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किसान भाई समय रहते अपने खेतों में जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही जिन किसान भाइयों ने निराई गुड़ाई का कार्य पूरा कर लिया है, वो अपने खेतों में उर्वरकों की उचित मात्रा लेकर फसलों में बुरकाव करें। साथ ही साथ हमारे वो किसान भाई जो पशुपालन करते हैं, विशेषकर दुधारू पशु, वो इस समय इन पशुओं की विशेष देखभाल करें, क्योंकि इस समय पशुओं में बहुत से संक्रामक बीमारियां आ जाती हैं, जिसके चलते उनका दुग्ध उत्पादन गिर जाता है। तो इससे बचाव के लिए पशुओं में समय पर टीकाकरण कराएं। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको भरतपुर जिले में नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास की गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। सरसों अनुसंधान निदेशालय में मशरूम इकाई की हुई स्थापना। जीरा क्यूआरटी टीम ने किसानों से संवाद कर जानी समस्याएं। भीलवाड़ा में नस्ल सुधार के लिए किसानों को बीजू बकरे वितरित। और किसान भाई मक्का का फॉल आर्मी वर्म से करे बचाव। भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय में मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय में ढींगरी मशरूम उत्पादन यूनिट शुरू की गई है। इस यूनिट पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि मशरूम उत्पादन करके किसान अपनी आय बढ़ा सकें। नवस्थापित मशरूम यूनिट का निदेशक डॉक्टर पीके राय ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर पीके राय ने मशरूम को पौष्टिक और लाभकारी फसल बताया। उन्होंने कहा कि ढींगरी मशरूम सीप की तरह दिखती है। उन्होंने बताया कि मशरूम उत्पादन से सरसों उत्पादक किसानों को फायदा होगा, क्योंकि गेहूं, सरसों, बाजरे का भूसा क्षेत्र में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। कम जगह, कम समय, कम लागत में इसकी खेती करके किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम को मशरूम इकाई के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुदयाल मीणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किसानों को अतिरिक्त आय के लिए मशरूम उत्पादन से जोड़ा जाएगा। निदेशालय स्तर पर सरसों की तरह मशरूम उत्पादन पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरसों, शहद और मशरूम उत्पादन से किसानों को जोड़कर एकीकृत आमदनी को बढ़ावा दिया जाएगा। निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज शर्मा ने ढींगरी बटन मशरूम उत्पादन पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि सरसों और शहद के उत्पादन में भरतपुर जिला अग्रणी है। इस इकाई के खुलने से किसानों को मशरूम उत्पादन से जोड़ने और मशरूम का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र गूडामालानी में जीरा क्यूआरटी टीम ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान किसानों से जीरा उत्पादन में आने वाली समस्याओं को लेकर सुझाव लिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र गूडामालानी पर जीरा क्यूआरटी टीम ने किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान जीरा उत्पादक किसानों की समस्याओं को समझा गया। साथ ही जैविक जीरा उत्पादन के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र पर यह टीम एसकेडीए विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर बीएस चुंडावत के नेतृत्व में पहुंची थी। डॉक्टर चुंडावत ने कहा कि पश्चिमी जिलों की जलवायु और पर्यावरण मसाला फसलों के अनुकूल है। जीरा कम समय और न्यूनतम लागत में अधिक आमदनी देने वाली फसल है। उन्होंने बताया कि देश में 80% जीरा राजस्थान और गुजरात में उगाया जाता है।
राजस्थान में जीरे की औसत उपज 380 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि जीरे की नई रोग प्रतिरोधी किस्मों और उन्नत शस्य तकनीकों को बढ़ावा देकर जीरे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसानों से जैविक तौर तरीकों से जीरे का उत्पादन लेने की भी बात कही। बैठक को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के निदेशक डॉक्टर एस.एन. सक्सेना ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिलों में किसानों का रुझान मसाला फसलों की ओर बढ़ रहा है। किसानों को प्रशिक्षित करके मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के सह प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने जिले में होने वाली विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी प्रदान की। SKRAU बीकानेर के पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश शर्मा ने जैविक जीरा उत्पादन को प्रोत्साहन देने की बात बैठक में कही। बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BL मीणा ने केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर वैज्ञानिकों ने जीरा उत्पादक किसानों से संवाद भी किया। किसानों से जीरा फसल उत्पादन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के द्वारा निकरा परियोजना के तहत किसानों को बीजू बकरे वितरित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार परियोजना के तहत बीजू बकरा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर किसानों को नस्ल सुधार के बारे में जानकारी दी गई। ढोली खेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने कहा कि बकरी पालन को आमदनी का अच्छा जरिया बताया। उन्होंने कहा कि बिक्री के समय उन्नत नस्ल की बकरी बकरों के अच्छे दाम मिलते हैं। इससे किसानों के आय स्तर में भी सुधार होता है। डॉक्टर यादव ने किसानों को बकरियों के प्रमुख रोग और घरेलू उपचार के बारे में जानकारी दी। केंद्र के फार्म मैनेजर महेंद्र सिंह चुंडावत ने बकरियों की प्रमुख नस्ल, आवास और आहार प्रबंधन पर जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी नंदलाल सैन ने किसानों को कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन पर जानकारी दी। निकरा परियोजना के वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता प्रकाश कुमावत ने बताया कि नस्ल सुधार के लिए किसानों को बीजू बकरे उपलब्ध कराए गए हैं। परियोजना के तहत ढोली खेड़ा गांव को केंद्र ने गोद लिया हुआ है। इस परियोजना का लाभ देकर किसानों और पशुपालकों की आमदनी में सुधार के प्रयास केंद्र के द्वारा किए जा रहे हैं। इस परियोजना का लाभ देकर किसानों और पशुपालकों की आमदनी में सुधार के प्रयास केंद्र के द्वारा किए जा रहे हैं। किसान भाइयों, मक्का की फसल को फॉल आर्मी वर्म कीट नुकसान पहुंचाता है। आप उचित कृषि रसायनों का उपयोग कर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस कीट से उत्पादन में 15 से 75% तक की कमी हो जाती है। इस कीट की नवजात सुंडी मक्का के पौधे के तने में छेद करके अंदर घुस जाती है। जैसे जैसे सुंडी बड़ी होती है, पौधे के अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे पत्तियां कटी फटी दिखाई देती हैं। जिस जगह सुंडी खाती है उस जगह बहुत सारी विष्ठा एकत्रित हो जाती है, जो इस कीट से ग्रसित पौधों की पहचान का लक्षण है। खेत में सुंडियों की संख्या बढ़ जाने पर यह मक्का के भुट्टों में भी छेद कर दानों को खाती है। इस कीट से फसल को बचाने के लिए किसान भाई प्रति हेक्टेयर एक प्रकाश पाश लगाएं। एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, अथवा फिर साइप्रोमेथीन 25 FC 600 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, अथवा फिर साइप्रोमेथीन 25 FC 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी हम बात कर रहे थे नाबार्ड, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह बैंक किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण मुहैया करवाता है, जैसे कृषि के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए। ये बैंक किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से किसानों को इसका लाभ मिलता है, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले में नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास की गतिविधियां और नवाचार के बारे में जानकारी देने के लिए आइए देखते हैं हमारी विशेष
प्रस्तुति। हमारे किसानों का आर्थिक उन्नयन कैसे हो और हमारे देश का किसान कैसे खुशहाल हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे कृषि मंत्रालय का प्रयास है कि किसान अपनी आमदनी को दोगुना करे, किसान का आर्थिक उन्नयन हो और किसान प्रगति की राह पर अग्रसर हो। जैसा कि किसान भाइयों हम देख रहे हैं, किसान उत्पादक संघ अपने आप में किसान की मजबूती के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम देख रहे हैं कि किसान उत्पादक संघों के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं, खेती किसानी में बहुत कुछ नया कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी आमदनी को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है देश में 10,000 किसान उत्पादक संघों का गठन करना और उसी अनुरूप हमारी सरकार कार्य कर रही है। किसान भाइयों, हाल ही में हमारी कृषि दर्शन की टीम ने भरतपुर जिले में नाबार्ड की गतिविधियों को नजदीकी से देखा। वहां किसान खासे उत्साहित हैं किसान उत्पादक संघों से जुड़कर। किसान उत्पादक संघ वहां वाकई बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। वहां के किसान उत्पादक संघों के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से खेती किसानी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भरतपुर जिले में नाबार्ड ने जिस तरह से कार्य किया है वो वाकई देखने वाला है। आइए मिलते हैं भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन से। आज हमारी जो टीम है कृषि दर्शन की वो आ पहुंची है भरतपुर ज़िले में, और भरतपुर ज़िले में बहुत अच्छा काम हुआ है किसान उत्पादक संघों को लेकर। किसान खासे उत्साहित हैं और इस समय हम आपको रूबरू करवाते हैं ज़िला कलेक्टर भरतपुर आलोक रंजन जी से और जानते हैं कि किस तरह से हमारे ज़िले में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही है और किस तरह का अब तक हमने कुछ इस क्षेत्र में सफलता हासिल की है। आलोक रंजन साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर, किस तरह से FPO की दिशा में और एग्रीकल्चर के मोटे तौर पर आप तो खुद कृषि प्रेमी व्यक्तित्व हैं और किस तरह से हमारा यहाँ ज़िले में काम हो रहा है? सर, भरतपुर मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। जैसा कि भरतपुर NCR में भी आता है, ताजमहल के काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है, तो उस कारण से भी, और यहाँ अगर आप भूमि देखें करीबन 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, उसका करीबन 82% जो क्षेत्रफल है वो कृषि में होता है। पिछले कुछ सालों से सरसों का उत्पादन यहाँ काफ़ी बढ़ा है जी। स्टेट के लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं भरतपुर सरसों उत्पादन में, और उसके साथ में 2019 में एग्रो पॉलिसी राजस्थान सरकार लेके आई थी। एग्रो प्रोसेसिंग में भी काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ लगी हैं, सरसों उत्पादन के साथ साथ सरसों तेल की भी काफ़ी इंडस्ट्री है। परंतु यहाँ पिछले 5-6 महीने से जब हम आए तो ये हमारी टीम ने देखा कि जो किसान हैं वो संगठित रूप से काम ना करने के बजाय इंडिविजुअली ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ 11 FPO यहाँ पहले से काम कर भी रहे थे। मैं आपको बताऊँ कि FPO का कॉन्सेप्ट 2010 से ही आया हुआ है और ये मूल जो आवश्यकता थी वो यही थी कि किसान की पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। अलग समिति की सिफारिश के बाद अलग अलग तरीके से पूरे देश में ये इवॉल्व हुआ, क्योंकि मैं कुछ समय एग्रीकल्चर विभाग में रहा तो वहाँ मैंने इसको ज़रूर देखा। और जब मैं इस ज़िले में आया तो मैंने ज़िले की जो स्थिति जो मैंने आपको परिभाषित करी, चाहे वो किसानों की हो, करीबन 82% जो फार्मर हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। बहुत छोटी छोटी उनके रकबे हैं जिस पे काश्त करते हैं, लेकिन उगाते ज़्यादातर लोग सरसों हैं। सरसों का उत्पादन गेहूँ से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी से हमने नाबार्ड और बाकी जो हमारी संस्थाएं उनके साथ मिलकर एक अभियान चलाया, जिसको ज़िले में हमने ये उद्देश्य माना कि किसान जो हैं जितने ज़्यादा संगठित होंगे, और संगठित होने के माध्यम कोऑपरेटिव तो पहले ही थे जी, लेकिन जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से एक संस्था है जो कि कॉमर्शियल वे में काम करती है। और ये संस्था में हमने पिछले 6 महीनों में 5 संस्थाएँ बनाई, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 11 थी, अब 16 हो गई हैं जी। जो मेंबर्स हैं, पहले जो संस्था थी उनमें औसतन मेंबर जो हो 300 के आसपास थे, तो लगभग 3300 थे। अभी 5200 मेंबर हमने पिछले 5 महीनों में जोड़े हैं। ये जब संस्थाएं एक साथ काम करेंगी तो किसान जो है वो अपने उत्पाद को एक साथ इकट्ठा करेगा, यानी एग्रीगेशन करेगा। एग्रीगेशन के बाद वो उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है और मार्केटिंग कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 16 FPO, इनमें से 5 FPO जो हैं उनको मंडी लाइसेंस मिले हैं जी। पिछले रबी सीजन में इनमें से 3 ने करीबन 1000 मीट्रिक टन का जो है वो खरीद फरोख्त करी है। इसके अलावा इनपुट शॉप जो है वो 6 को दिलवाया गया है।
इसके अलावा भारत सरकार की जो कैपिटल ग्रांट मिलती है उसके लिए भी 15-15 लाख रुपए 3 FPO को मिला है, बाकी पाइपलाइन में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हम कर रहे हैं प्रयास, इसमें हम जब हम 10 से 12 हज़ार किसान में जुड़ लेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी और जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो मिलेगी। क्या आपका संदेश है ज़िले के किसानों के लिए कि वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में आगे आएँ और अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करें? हाँ, मुझे लगता है किसानों के बीच में हमारे लगातार संवाद हो रहे हैं। समस्त किसान भाइयों के लिए और जो लोग सुन पा रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि यही इस ज़िले की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला होगा। किसान स्वयं अकेला उत्पादन करेगा, उससे ज़्यादा जब संगठित रूप से उत्पादन करेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे तो हम उसको ना केवल उत्पाद को बेच सकते हैं बल्कि खाद, उर्वरक और जो चीज़ें इनपुट होती है जब हम किसी दुकान पर जाते हैं उसके लाइसेंस स्वयं मिल जाते हैं। तो किसान के लिए भविष्य में इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा मॉडल है और कृपया इस प्रयोग, ये प्रयोग नहीं है, मैं कहूँगा ये अब स्थापित एक सिद्धांत है, इससे सबको जुड़ना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब ये संस्थाएं बड़ी होंगी तो ये पूरे सीज़न में काम कर पाएंगी, केवल सरसों में काम नहीं करेंगी, हॉर्टिकल्चर में काम करेंगी। मैं आपको बताऊं डेयरी में हम काम कर रहे हैं, डेयरी में काम कर रहे हैं। यहाँ एक FPO स्पेसिफिकली है जो केवल हनी का काम कर रहा है, तो काफ़ी काम हो सकता है। तो ये मानना है जिला कलेक्टर आलोक रंजन जी का कि किसानों के लिए आपने कहा कि संगठित होकर, प्रेरित होकर और साथ ही योजनाओं का लाभ उठाते हुए यदि वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपनी खुशहाली का रास्ता तय करेंगे। भरतपुर जिले में नाबार्ड के प्रोत्साहन से एक दुग्ध अवशीतलन केंद्र भी स्थापित किया गया है। यहां आसपास के पशुपालक अपने पशुओं का दूध लेकर आते हैं। दुग्ध अवशीतलन केंद्र में दूध की प्रोसेसिंग की जाती है और पशुपालकों का दूध यहां पर खरीदा जाता है। साथ ही पशुपालकों और किसानों को काफी अच्छी सहायता दी जाती है। एक तरह से यह सहायता केंद्र भी है आसपास के पशुपालकों के लिए। दुग्ध अवशीतलन केंद्र अटारी गांव में स्थित है और यह पूरी तरह से नाबार्ड द्वारा प्रोत्साहित है और वित्तीय सहायता प्राप्त है। आइए मिलते हैं दुग्ध अवशीतलन केंद्र के प्रबंधक से और जानते हैं इस केंद्र की गतिविधियों के बारे में। नाबार्ड से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर आया, कार्यविधि चालू हुई। वैसे सपना पहले से भी ये था कि कहीं किसी प्रकार से कुछ इस प्रकार का किया जाए कि शुद्ध उत्पादन हर चीज़ का हो। उपभोक्ता और उत्पादक की जो कड़ी है उसको डायरेक्ट लिंक किया जाए, जिससे कि मिलावट के चांस ख़त्म हो, बिचौलियों के मुनाफा को बिचौलियों के लिए बंटने के बजाय सीधा या तो प्रोड्यूसर को लाभ हो या फिर यूज़र को लाभ हो। तो इस भावना से कार्य करने में अधिकारियों की सपोर्ट मिलती गई। कुछ सौभाग्य था इस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो ये सारे अवसरों को मैं अपना सौभाग्य समझ करके और भुनाता हुआ चला। किसानों के लिए यहाँ जैसे ही दूध कलेक्शन शुरू हुआ उनको अच्छी रेटें मिलने लगी। उनको जो फ़ायदा हुआ उसके साथ साथ अपने फ़ायदे के लिए भी, उनकी सुविधा के लिए भी यहाँ हमने कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ों के लिए भी उनको उपलब्ध करना, जैसे पशु आहार है, पशुओं के लिए दवाइयाँ हैं, उनके विभिन्न प्रकार के कैंप लगवाना, डॉक्टरों को संपर्क में लाना, ये सारी गतिविधियाँ चलती रहीं। उनके दैनिक उपयोग की चीज़ों की सुविधा के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा, उसमें उनकी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, जैसे दैनिक उपयोगी जो चीज़ें हैं। इसमें हमको भी सपोर्ट मिलता है, पैसे दूध के हिसाब में से कटे जाते हैं और उधर किसान को भी फायदा होता है, उसको मार्केट नहीं जाना पड़ता। मार्केट रेट पर भी सारा सामान उपलब्ध उनको कराया जा रहा है यहाँ पर। मैं रामनारायण शर्मा, मेरा गांव अटारी है और ये जो सेंटर खुला है तब से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले हम जो अपना दूध था उसको दूधियों के लिए देते थे और जो दूधिया लोग थे वो अपनी मनचाही रेट लगाते थे। लेकिन जब से यहाँ पर सेंटर खुला है तब से हमारे यहाँ पर जो रेटें हैं वो फेंट के हिसाब से आती हैं और बहुत अच्छी बढ़ के रेट आई, तो मैं भी अपना दूध यहाँ देने लग गया और तब से और हमें कई फ़ायदे हुए हैं। जैसे दूध से यहाँ पर बने हुए पदार्थ हैं उनमें भी हमें रेटों में काफ़ी किफ़ायत मिलती है और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जब हमने दुग्ध अवशीतलन केंद्र की गतिविधियों के बारे में बात की भरतपुर के नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक राजेश कुमार मीणा से, तो उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियों के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। नाबार्ड का एक प्रोग्राम था
UPNRM, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। उस प्रोग्राम में ये था कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड तरीके से हों, तो वो इस तरीके का प्रोजेक्ट नाबार्ड ने यहाँ सैंक्शन किया, जिसको लुपिन संस्था है उसके माध्यम से चलाया। तो उस प्रोजेक्ट में था कि लोन और ग्रांट कंपोनेंट थे। तो लोन के माध्यम से जो भी पशुपालक थे उनको भैंसें दिलाई गई, और ग्रांट के माध्यम से जो भी पशुपालकों को प्रशिक्षण वगैरह देना था। पशुपालक के यहाँ पे पशुपालन से जो उनका गोबर आता था उससे बायोगैस पे काम होता था। बायोगैस की जो सैलरी निकलती थी उसको अपने वेजिटेबल कल्टीवेशन में काम लिया। तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल निकल के आया। पशुपालन की गतिविधियाँ जब जोर पकड़ी तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पशुपालक अपने दूध को कहाँ बेचें। जो यहाँ पे पहले जो व्यवस्था बनी हुई थी दूधियों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से, तो पशुपालकों को अपने दूध की अच्छी रेट नहीं मिल पाती थी। तो इस सेंटर को नाबार्ड ने ग्रांट के तौर पे दिया 7 लाख यहाँ पे, और ये सेंटर की स्थापना हुई। सेंटर में ये है कि यहाँ पे कंप्यूटराइज पूरा अपना SNF और ये फैट और इसका वेट वगैरह होता है कंप्यूटराइज। पशुपालक अपनी स्लिप लेता है डेली बेसिस पे, और वो अपना पेमेंट 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में जैसा चाहता है। और शर्मा जी ने बताया एडवांस पेमेंट भी यहाँ पे जो सेंटर को चला रहे हैं ब्रजभूषण शर्मा जी, एडवांस पेमेंट भी इनकी तरफ से ले सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाबार्ड संस्था किसानों के लिए कार्य कर रही है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा FPO के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। हमने पाया कि भरतपुर ज़िले में नाबार्ड की गतिविधियाँ वाकई नई हैं, नवाचारी हैं और साथ ही उल्लेखनीय है। किसान भाइयों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको कृषि एवं कृषि जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, चाहे बात कृषि की हो, पशुपालन की हो, मुर्गी पालन की हो या शुअर पालन की हो। हम समय समय पर आपको इन व्यवसायों से आप किस प्रकार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। किसान साथियों, इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास में है तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।